हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सकता था। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामा में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही की बात बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं। मैं एक जवान लड़की थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे साथ ही थी। मैं रोती रोती तिरछी निगाह से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने मेरे घर पर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत ही शरीफ इंसान था, थोड़ा सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज वह किराया मांगने आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। पहले तो वह मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर पर नहीं है और इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वह घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंका, अपने बालों को नोचा और फिर तेजी के साथ अपने कपड़ों और आस्तीन को फाड़कर अपने हाथों से कंधे को इतनी जोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। ये सब कुछ मैंने इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया कि मेरे सामने खड़ा मेरा 29 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने की बजाय उसके साथ इतना घटिया खेल खेला, क्योंकि मुझे लगा था कि ऐसा करने से इससे हमारी जान छूट जाएगी और वह डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा और हमारा सारा किराया माफ हो जाएगा। मेरी इस हरकत की वजह से वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला। ये एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वह मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। वह मुझे धमकाने लगा कि मैंने शोर बंद नहीं किया तो वह मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से नहीं डरूंगी। उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। मेरे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और गर्दन और बाजू पर मौजूद उंगलियों के निशान देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर इकट्ठा हुए लोग मुझे इस हालत में देखकर आसपास कानों फूसी करने लगे। मैंने रो रो कर इस कदर हंगामा खड़ा कर दिया था कि वहां मौजूद औरतें मुझे सहारा दे रही थी। हर कोई मकान मालिक को कोस रहा था कि देखने में कितना सीधा साधा और शरीफ नजर आता है, लेकिन करतूत तो देखो। जवान लड़की को अकेले घर में क्या देखा, अपनी औकात दिखा बैठा, माना कि वे लोग गरीब हैं, किराए नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो कि कोई भी दरिंदा हमारी बच्चों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। ये लड़की सिर्फ अपनी माँ की नहीं बल्कि हमारी मोहल्ले की बच्ची है और मकान मालिक की इस घटिया हरकत पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरा मोहल्ला ही मेरा हमदर्द बना खड़ा था। ये सब वही लोग थे जिन्होंने हमारी गरीबी का कभी कोई एहसास नहीं किया था, जब हमारे घर खाने को भी नहीं था। लेकिन अब इस तमाशे में सब बराबर का हिस्सा ले रहे थे और मकान मालिक
पर चढ़ चढ़कर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई थी और वह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि मैंने ये सब ड्रामा किया है। अम्मा दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वाले ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा, वह तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं किया। वह एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सब ने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वह राजी हो गया। लेकिन इस सारे ड्रामे में मैंने इस निकाह के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम कर कर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वह खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वाले ने तो हमारे निकाह का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि सबको पता था कि मकान मालिक शादीशुदा आदमी है। फिर मैं कैसे उसके साथ निकाह कर सकती थी, और निकाह के बाद तो ना जाने वह मेरे साथ क्या सलूक करता। इसलिए मैंने उस निकाह से मना करना चाहा, लेकिन वहाँ पर जितनी भी औरतें खड़ी थी सब मिलकर मुझे समझाने लगी, कहने लगी कि अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारा आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा, लोग तुम्हें ताने देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इससे शादी कर लो। मेरा खेल मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी अम्मी मुझे कहने लगी कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, मकान मालिक एक अच्छा आदमी है, व्यक्तिगत तौर पर शैतान के बहकाव में आ गया होगा, तुम इससे शादी कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हम इतने गरीब हैं और तुम्हारे सर पर बाप का साया भी नहीं है, भला तुमसे कौन शादी करेगा। और फिर सब लोगों ने मिलकर मुझे इस निकाह के लिए मजबूर कर दिया। इतने लोगों की मौजूदगी में ज़बरदस्ती हम दोनों को निकाह करना पड़ा और मकान मालिक को हक मेहर में ये घर भी मेरे नाम लिखना पड़ा। जिस घर के किराए के लिए इतना हंगामा खड़ा किया था, अपनी इस जीत के लिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया और अब तो ये घर भी मेरे नाम हो गया। अब हमें इस घर का किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस निकाह ने मुझे परेशान करके रखा था। अब मैं पता नहीं कैसे इस मकान मालिक से जान छुड़ाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निकाह के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए थे। मुझे लगा था कि वह मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहां से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इससे आगे मेरे साथ क्या होगा। अचानक ही उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और मेरे हजार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हुई, अब ये मेरी जिम्मेदारी और मेरे साथ ही रहेगी और ये घर आज से आपका है, आप इसमें चैन से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने नहीं आऊंगा। वह आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। अब जो कुछ भी था वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वह मुझे गाड़ी से जबरदस्ती घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन इस वक्त वह मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर ही पछता रही थी। यही बात से सोच सोच कर मैं रोने लगी। अभी रोती रोती थोड़ी देर ही हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वह इतनी खूबसूरत और गोरी थी, मैं उसे देखती रह गई। शायद वह मेरी मकान मालिक की बीवी थी। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में ये बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वह मुझ जैसी लड़की पर क्यों नज़र डालेगा। जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज हमारा निकाह हुआ था, उसके बाद तो मुझे उस लड़की से किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। शायद मकान मालिक ने उसको मेरी सारी सच्चाई बता दी थी। अब शायद वह मुझसे इस सब का बदला ज़रूर
लेगी। काफी देर तक वह खामोशी से मुझे घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटकी हुई बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करती कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो, तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो? उसकी बात सुनकर मैं घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बात करने में ना ही कोई चुभन थी और ना ही कोई ताना, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतार कर मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरानी से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और वह मेरे साथ कैसे प्यार से पेश आ रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे अकरम से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। जाने अनजाने में मुझसे जो खता हुई है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन गरीबी ने मुझे ये सब गलत कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अकरम बहुत अच्छे आदमी हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने ज़बरदस्ती वह दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझसे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना अकरम तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा। वह दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर से कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि इस सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उसके बाद निकाह का चक्कर इस घर में आते आते रात हो गई थी, इसलिए मैंने भी वो दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन दूल्हा बने कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वे किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी और सर पर भी उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी, अचानक इसको क्या हो गया? वह क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई और इसने दरवाजे के अंदर से कुंडी क्यों लगाई? वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथों से पकड़ी एक छोटी सी डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी जिसमें खूबसूरत सी सोने की चेन चमक रही थी। वह मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से, तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डरकर अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने मुझे हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती बिस्तर पर बिठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उसे छोड़कर दरवाजे तक पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक अकरम की शक्ल नजर आई। उससे देखते ही मैंने बिना सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। सच तो यह था कि मैं अपनी सौतन की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो अकरम मुझे नफरत से देखने लगा और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वह कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, फिजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अकरम को देखकर फिजा कहने लगी कि मैं तो दुल्हा बनी थी, ये लड़की मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन ये अच्छी दुल्हन नहीं। इसने बहुत शोर मचाया। अकरम ने एक
गहरी नज़र मुझ पर डाली और फिजा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो फिजा, हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अकरम ने भी उससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया और ना ही उसे इस हरकत पर डांटा। वह फिजा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफ़ी देर बाद अकरम वापस आए, फिर मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अकरम कहने लगे कि मेरी और फिजा की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। फिजा मेरी खाला की बेटी है। इस शादी से हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी कि 5 महीने बाद ही फिजा प्रेग्नेंट हुई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा ख़त्म हो गया और फिजा से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो खुदा की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे फिजा वापस जिंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 8 महीने ही हुए थे कि फिजा दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की। मैंने फिजा को अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से इस दुनिया में नहीं आ सका। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर फिजा पूरी तरह टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभालता रहा, उसने जीना ही छोड़ दिया। बहुत महीने बाद जब वह दोबारा से ठीक हुई तो खुदा ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब फिजा प्रेग्नेंट हुई तो वह सारा दिन खोई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं। उसे डर लगता कि कहीं हमारे बच्चे को फिर से कुछ ना हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार फिजा ने एक सेहतमंद बच्चे तो दिया, लेकिन वह बच्चा 1 हफ्ते से ज़्यादा हमारे घर नहीं रह सका और उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने फिजा को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई और पूरी तरह पागल हो गई। कभी वह छोटे बच्चे की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, तो कभी दूल्हा, और कभी तो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिजा के इलाज के पीछे सब कुछ ख़त्म हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब इस हालत में फिजा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त फिजा को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बस एक वही घर बचा था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि फिजा के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता। हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता। मैं जानता था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद एक 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फिजा अपने आप को संभाल नहीं सकी और दिमागी बीमारी से ग्रस्त हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात फिजा के इलाज के लिए परेशान रहता और मेरा कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज फिजा की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा कि तुमसे किराए के पैसे लेकर फिजा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने एक दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं फिजा को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता। ये कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया, मेरी ज़िंदगी जो जहन्नुम बना दी। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को एक शैतान समझ रही थी, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वे बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर दुख छुपाए होता है। हम इंसान को उसके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो यह है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अकरम का सच
जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। अकरम ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने अकरम से वादा किया कि आज के बाद मैं फ़िज़ा का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद फ़िज़ा के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी। आप अपने काम और कारोबार पर ध्यान दें, शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अकरम की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने फ़िज़ा की सारी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी। वह कभी मेरे साथ दूल्हा बन जाती तो कभी दुल्हन, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घुमाने लगती। मैं भी टाइम से उसे दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वह भी पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से अकरम भी बहुत खुश थे कि ज़िंदगी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। अकरम ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दिया था। अब फ़िज़ा की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। अकरम ने भी पूरा ध्यान कारोबार पर देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने थोड़े अरसे में ये बात अच्छी तरह सीख ली थी कि इंसान को कभी भी उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके अंदर से परखना चाहिए। जब तक मैं अकरम के सच से बेखबर थी, मेरी नज़र में वह बहुत गुस्से वाला और बहुत बुरा आदमी था। आप लोग भी फ़िज़ा के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्दी ठीक हो जाए और फिर से उसकी झोली हरी भरी हो जाए। एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है। और फिर फ़िज़ा तो